कि बिल्कुल मजा आ रहा है ना, मतलब सीरीज बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, देन फाइनली आ जाना अब हमारा थर्ड पार्ट। चलो तो अब फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। देखो प्रमोटर के अंदर इतनी सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इतना समझ में आ गया प्रमोटर क्या है। अब राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रमोटर का मतलब उसके फंक्शंस, उसकी लीगल पोजीशन, यही कहीं ना कहीं अब यहाँ पे यूज होने वाला है। चलो फटाफट करते हैं, फटाफट इसको भी फिनिश करते हैं। लीगल पोजीशन हो गया है, राइट के बारे में फिर प्रमोटर के क्या राइट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि कंपनी के बनने से पहले, ये जो लीगल पोजीशन वाला जो पॉइंट था ना, कि कंपनी के बनने से पहले वो इतनी शिद्दत से काम कर रहा था भाई, है? कंपनी बनने के बाद भी वो शिद्दत से काम करेगा नहीं करेगा? क्योंकि कंपनी बनने से पहले तो जितना भी खर्चा था, टाइम था, मैंने आपको बताया, सारा का सारा क्या हो रहा है, कौन बियर कर रहा है भाई? वो पर्सन ही तो बियर कर रहा है जिसके माइंड में ये आइडिया आएगा। उसकी ये विचारधारा थी कि अगर ये प्लान सक्सेसफुली हो गया तो अच्छा जनरेट होगा प्रॉफिट, इवन अच्छी जनरेट करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट, इवन हम अपने जो भी रिक्वायरमेंट थे हम फुलफिल करने वाले हैं। यस या नो? तो उसके साथ साथ जिस इंसान के जो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के माइंड में जो आइडिया थॉट्स ये चल रहे थे, आ रहे थे, उनके क्या क्या राइट है वो डिस्कस करते हैं। राइट टू गेट द लेजिटिमेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज, कि जो बिजनेस के सेट, मान लीजिए मैंने कहा मेरी बिजनेस की जो ओपनिंग है ना वो कब हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 अप्रैल 2025 को हुई है, ये आएगा ठीक है। तो ये मैंने कहा ये मेरी उससे, बट इससे पहले क्या कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के अंदर कि मुझे क्या क्या स्टेप नहीं करने पड़ेंगे भाई, बहुत स्टेप करने पड़ेंगे। मुझे डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे उसकी स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, मुझे रिसोर्सेज को अरेंज करना है, रिसोर्सेज को अरेंज करने में पैसे भी अरेंज होंगे, मुझे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना है, मुझे जितनी भी मशीनरी थी, मुझे मतलब कहने का मतलब ये है मैंने हर स्टेप के ऊपर पैसा लगाया। अब आप घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हैं, ऑटो में जा रहे होंगे, ऑटो का भी तो एक्सपेंस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं। ये कहते हैं कि कंपनी के बनने से पहले जितना भी खर्चा हुआ था, ठीक है, कंपनी बनने से पहले जितना भी खर्चा हुआ था, उस खर्चे को रिसीव करने का कंपनी से क्या प्रमोटर का राइट है? वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, यहाँ तक कोई एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो जितना भी खर्चा किया उसने अपने बेस पे किया। वैसे देखा जाए लीगली रोक पे तो कोई राइट नहीं है, बट कंपनी ने देखा भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि कंपनी बनने के बाद ना कंपनी अलग, मेंबर अलग, वो पड़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। हाँ जी बिल्कुल पड़ा है। तो यहाँ पर आने के बाद जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप मैनेजर होते हैं, वो क्या कहेंगे कि इतने टाइम से ये पर्सन इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अगर हम इसको आगे रेमुनरेशन देंगे और इवन पिछला जितना इसने खर्चा उठाया वो भी देंगे, तो क्या इसकी जो फीलिंग है वो और ज्यादा हमारी कंपनी की ओर काम नहीं करेगी? सिंपल सी काम करेगी, करेगी ना? थोड़ा सा मेंटली सोचो, राइट? तो यहाँ पे कहा गया है कि बिफोर द कंपनी कम इनटू द एग्जिस्टेंस, इट्स अ प्रमोटर हैज इनकर्ड टू द मल्टी वेरियस एक्सपेंसेस, इसके काफी सारे एक्सपेंसेस इसमें बियर किए हुए हैं, मैंने आपको बताया। These expenses are incurred before the company become a legal entity. इसकी कंपनी अभी लीगल एंटिटी नहीं बनी थी, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, सच देयर इज नो एग्रीमेंट। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो भी प्रमोटर ने कंपनी के लिए लीगल एक्सपेंसेस किए थे, क्या उनको वो एक्योर कर सकता है, नहीं कर सकता? पर एज पर द लॉ, मैंने आपको बताया कि इनके बीच में किसी का जो प्रमोटर है वो कोर्ट के अंदर केस भी दर्ज नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कंपनी और प्रमोटर के बीच में, और ना ही डायरेक्टर ये कह सकता कि मैं बियर करूंगा, डायरेक्टर भी बाउंड नहीं है कि हाँ जी तुम बियर कर लो। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कंपनी के जो जो टॉप मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वो डिसाइड करेंगे कि हाँ जी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देने से फायदा बहुत होगा, राइट? अगर कंपनी विल बी पे द प्रमोटर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम, जितना भी एक्सपेंसेस उन्हें इनकर्ड किया था इनकॉर्पोरेशन के दौरान, इनकॉर्पोरेशन तक, बिकॉज अदरवाइज नो प्रमोटर विल बी विलिंग टू वर्क। अगर किसी कंपनी ने ना उस प्रमोटर का एक्सपेंसिव जितना भी हुआ था उस कंपनी को बनाने में नहीं दिया ना, तो कोई भी आगे मतलब कहते हैं ना कि कोई भी पहल नहीं करेगा आगे से कि भाई ये तो खर्चा दे पानी देते नहीं,
हम अपनी पॉकेट से क्यों करें? तो ये जो भावना है ना आए तो कंपनी क्या करती है, उसको पेमेंट कर देती है। समझ में आया? समझ में आया? रीजन रीजन के साथ करना, बट लीगली ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी पे करेगी, बट मेंटली तौर पे ऐसा है। ठीक है। राइट टू गेट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर। अगर मैंने कहा यहाँ पे ऊपर मैंने डिस्कस किया कि एक ही प्रमोटर था, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो तीन प्रमोटर हो, है। दो तीन प्रमोटर ने, मान लीजिए दो तीन प्रमोटर है, एक का खर्चा हुआ 1 लाख, एक का खर्चा हुआ मान लीजिए 70,000, एक का खर्चा हुआ भाई 30,000। तो जिसका जितना जैसे खर्चा हुआ है उनको वैसे ही अमाउंट मिलेगा, ये नहीं कि धड़ल्ले से कुछ भी ले लो, है ना। अच्छा, राइट टू विद रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है भाई? अब देखो, मैं आपको, आप सभी को मेरी कंपनी के अंदर मैं आपको बुला रहा हूं, ठीक है। मैं ये जो कंसेप्ट स्टडी पॉइंट में जहां मैं हमारी वर्किंग हो रही है, मैं आपको वहां पे बुला रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे एज ए एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना, एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि आपको रेमुनरेशन भी मिले, वेतन भी मिले, है ना। अब आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या फिर मैं कहूंगी कोई भी दुकान के अंदर अगर कोई लड़का हेल्पर काम कर रहा है, तो वो हेल्प वैसे ही काम नहीं कर रहा, उसको रेमुनरेशन मिलेगा, उसे कंपनसेट किया जाता है, मींस कि भाई तुमने मेरे को काम करके दिया, मैं तुझे पैसे दूंगा। ये सिंपल सा है, राइट टू डू द रेमुनरेशन। ये कैसे भी हो सकता है, ये आपका कैश में भी हो सकता है, आधा कैश में आधा शेयर में हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर के बारे में बात की जाए, देखो ड्यूटी एंड लायबिलिटी शब्दों के बारे में पहले मतलब समझ में आना चाहिए, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और ड्यूटी का मतलब होता है क्या होता है, क्योंकि लास्ट जब हमने इसको सब्जेक्ट को क्लियर किया था ना, कंप्लीट किया था, सबसे बड़ा जो डाउट रहा था कि मैम ड्यूटी और लायबिलिटी का मतलब क्या। ड्यूटी पता है क्या होती है? जो कानूनी तौर पर होती है। नजर आ रही है? ये इमेजेस ऐसे नहीं लगाई, हर पॉइंट का हर इमेजेस के साथ आपका रिलेशन है, तो समझो उसको। ये ड्यूटी का मतलब क्या है कि जो आपके मॉरल और जो लीगली ऑब्लिगेशन है, वो जरूरी है, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि जैसे कि अब आपको ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए वही जरूरी है प्लस टू में नंबर लेके प्लस टू क्लियर होनी चाहिए। अगर प्लस टू क्लियर तो है, बट नंबर 50% 65% का जो क्राइटेरिया है, अगर तुमने वो मीट नहीं किया तो यूजी में एडमिशन नहीं होगा। समझो इस बात को, है ना। तो ड्यूटी का मतलब होता है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि लीगली ऑब्लिगेशन होती है, लीगली आपको कंपलसरी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो बिजनेस है वो एथिकली होना चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर जो भी नंबर ऑफ शेयर की लिमिट रखी गई है, जैसे 200 के हिसाब से है, 7 नो लिमिट है। नंबर ऑफ डायरेक्टर 5 2 से 15, 3 से 15 होने चाहिए। ठीक है, आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर सिंपल अगर पब्लिक कंपनी है तो ओनली लिमिटेड शब्द का यूज करना पड़ेगा। इसकी ये जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी है। बट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है आपकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रमोटर ने प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन की, और प्रोस्पेक्टस में इनकेस गलत इंफॉर्मेशन हो, उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से सभी इन्वेस्टर्स का नुकसान हो, तो यहाँ पर प्रमोटर की लायबिलिटी बनती है बच्चों, कि जो भी गलत इंफॉर्मेशन के कारण इनको नुकसान हुआ है, प्रमोटर उस नुकसान को बियर करे, उनको पे करे। दोनों में फर्क नजर आया? चलो चलो, तो ड्यूटी के अंदर आ जाता है कि ड्यूटी नॉट टू मेक, ओके, ड्यूटी नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो आपके पास, जो आपने प्रॉफिट जनरेट करके बना के रखा हुआ है ना, वो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो सभी को पता हो। ये नहीं है कि आपने कोई भी बिजनेस की छोटी सी एसेट को बेच दिया, इवन छोटी थी, वैल्यू बहुत ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड को ले लीजिए, एक गोल्ड की रिंग ले लीजिए, 10 ग्राम की है, 10 ग्राम की है, उसकी वैल्यू आज की टाइम वैल्यू में क्या चल रही है, 75, आई मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, 75-80,000 है। 10 ग्राम सोने की वैल्यू तो 80,000 है। आपने देखो ऐसे उठाया, ये भाई बल्ले बल्ले। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी एक भी ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना जिसके बारे में किसी अदर व्यक्ति को नहीं पता। ठीक है, अगर आपने ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट बनाया तो क्या होने वाला है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ था वो क्या हो जाने वाला है, डिसाइज होने वाला है, इसकी कैंसिल हो जाएगा। किसी के साथ अगर किया होता, आपको वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सॉरी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर कैन नॉट मेक द
अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट मीन्स कि कोई भी ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा जो भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी से की मीन्स कि कंपनी के ट्रांजेक्शन्स, कंपनी के रूल रेगुलेशन, कंपनी की एसेट्स, उनसे वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। भाई ऐसा अलाउड ही नहीं है। समझ में आया? सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट जाता है ड्यूटी टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? भाई एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना मतलब कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग आप क्या करने वाले हो, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? या फिर कोई डाउट हो तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। राइट? तो क्या लिखा हुआ देखो, प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट फैक्ट टू द कंपनी। कंपनी को क्या करने वाले हैं, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो छुपा के नहीं रखने वाले। ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट फैक्ट टू द कंपनी इंक्लूडिंग द एनी पर्सनल प्रॉफिट मेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ठीक है? अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मन में लालच आ जाता है। ठीक है? जिस ट्रांजेक्शन्स की मान लीजिए कोई डीलिंग हुई, कंपनी के अंदर ही बैठे थे सभी व्यक्ति, इवन प्रमोटर भी था और सामने वाला डीलिंग वाला व्यक्ति बैठा है। ठीक है? उस टाइम डीलिंग होगी मान लीजिए 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन्स की रिगार्डिंग डीलिंग। ठीक है? बट जैसे ही उसने उन्होंने कहा प्रमोटर से कि भाई उनके साथ थोड़ा और नेगोशिएट करके देखो, थोड़ा कम किए अंदर जो सामान आया जा सके, या 90 करोड़ आ सकता है, 95 करोड़ आ सकते हैं। अच्छा, या फिर कोई और मटेरियल मंगवाना है तो उसको ऐड ऑन करके फिर भी 100 करोड़ में ले आना, तो ठीक है। बाद में उन्होंने नेगोशिएशन किया उस डीलर के साथ। प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने क्या किया, सामान को क्या कर दिया और ज्यादा मंगवाया, बट मंगवाया 100 करोड़ की। तो इनको लगा इवन क्वांटिटी इनके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 100 kg का ही कोई सामान है। ठीक है? यहाँ पे जो सामान है 100 kg के रिगार्डिंग कितना सामान आया, मान लीजिए 110 kg है, तो 10 kg इसने पर्सनली अपने पास रख दिया। भाई ऐसा अलाउड नहीं है। इस तरीके की जो घपलेबाजी उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है? अदरवाइज ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। प्रमोटर को जितना भी प्रॉफिट होने वाला है वो सब हर केस में क्या होने वाला है, रिफंड होने वाला है। ठीक है? ये पॉइंट मैंने साथ में नेगोशिएशन वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जितनी भी नेगोशिएशन हो रही किसी भी के साथ भी, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंपनी के फेवरेबल में ही होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होने वाला है, कैंसिल आउट। कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी यही बनती है, ना तो सीक्रेट प्रॉफिट रखे, ना ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखे, ना ही सीक्रेट किया अगर किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया है, नेगोशिएशन की है, बातचीत की है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ड्यूटी टुवर्ड द फ्यूचर एलओटी ऑफ द शेयर। रिकॉल हो रहा है, ये पॉइंट हमने पहले भी किया था कि मींस की ये जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, इवन जो इसका फ्यूचर का प्लान है इस प्रमोटर का, ये जो फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर में इसने सोचा था कि आज हमारी कंपनी का जो शेयर की जो वैल्यू है ना 3 रुपए है। ठीक है? नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर के अंदर इसकी वैल्यू 3 से 30 होगी, 30 रुपए होगी। तो यहाँ पर देखो कितना कितना फायदा हो रहा है, देख पा रहे हो, 10 टाइम्स हो रहा है। ये हमारे जितने भी लोगों ने हमारी कंपनी में, जिसकी जनरल जो पब्लिक है, उन्होंने अपने हमारी कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन पैसों को ये देखना है कि हाँ वो यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद वो कितना ज्यादा जनरेट कर पा रहे हैं। ये दिमाग किसका लगेगा, भाई प्रमोटर का लगेगा, और किसी का नहीं लगने वाला। ठीक है? तो प्रमोटर को क्या करना है, जो भी फ्यूचर में जितने भी मेरे कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर बनने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर है कि प्रमोटर मस्ट इंश्योर दैट द प्रोस्पेक्टस इश्यूड टू द फ्यूचर शेयर होल्डर कंटेन द एक्यूरेट एंड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद नो मिसस्टेटमेंट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, इवन सिंपल सा था। ओके, लाइबिलिटी के अंदर क्या बताया मैंने कि अगर, मैंने स्टार्टिंग में तभी मैंने इनके बीच में डिफरेंस बताया कि ड्यूटी एंड लाइबिलिटी का मतलब क्या। अगर किसी भी के कारण जो प्रमोटर के कारण, ये जो प्रमोटर है ना, इसके कारण कोई भी मिस्टेक हो जाए, स्टेटमेंट गलत दिखा दी, ठीक है, जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर थोड़ी विंडो ड्रेसिंग कर दी है, तो किसी भी पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लाइबल कौन होगा, भाई प्रमोटर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखो, सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी।
फॉर द मिस स्टेटमेंट, सेक्शन 35 यहाँ पे सेक्शन 34 और सेक्शन 447 क्या कह रहा है, प्रमोटर आर द लाइबल टू कंपनसेट एनीवन। प्रमोटर लाइबल होगा भाई, प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि वो कंपनसेट करे एनीवन हु सब्सक्राइब टू द कंपनी बेस्ड ऑन द फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। क्योंकि प्रोस्पेक्टस के ऊपर बेटा साइन किसका होता है, प्रमोटर का होता है, बताया था। प्रमोटर साइन करेगा, फिर इशू होगा, इशू शेयर्स को इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस को देखकर लोग क्या करने वाले हैं, इसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसी में ही इंफॉर्मेशन गलत निकली तो लाइबल कौन होगा, भाई प्रमोटर ही तो होगा, क्योंकि साइन। अब मैं कहूँ कि जैसे कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं, इवन मैंने कहा कि आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड का लास्ट नंबर आपसे बाय द डिफॉल्ट गलत हो गया, और नीचे क्या आता है कि मेक श्योर कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन फिल की है मेरी नॉलेज में बिल्कुल ठीक है, आप इसको टिक अप करते हो, देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर करते हो, सेटिस्फाइड करते हो। तो अगर गलती हुई तो उसके लिए लाइबल कौन है, यूनिवर्सिटी लाइबल हो गया, तुम लाइबल हो गए, तुम लोग जिन्होंने यस किया था, यहाँ पे टिकअप का ऑप्शन दिया था, तुम सब होंगे। तो यहाँ पर जो साइन करेगा प्रोस्पेक्टस के ऊपर वही तो लाइबल होगा। रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको प्रोसिक्यूशन हो सकती है, दैट मींस इम्प्रिजनमेंट का सिनेरियो हो सकता है। ऐसे लेवल पे हो जाए कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल का जो टेन्योर है 6 मंथ से 10 ईयर तक, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा फ्रॉड किया, आपने कैसे स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट की, राइट, या फिर आपके पास हैवी फाइन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की मिस स्टेटमेंट की है, मिस फ्रॉडेशन की, राइट। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या बनती है, लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड। मिस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या था, यूज करना। भाई मिस का मतलब क्या है कि जो बोला था कि हम अपने पैसे को यहाँ यूज करेंगे, हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देंगे, भाई दिया ही नहीं, वहां पे यूज ही नहीं किया। तो शेयर होल्डर आपको, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताती हूँ। कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर्स कहाँ लिस्टेड होते हैं, सेबी के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर अथॉरिटी होती है, वो रूल रेगुलेशंस फॉलो कर इशू करती है। इशू करने के बाद ये देखती है, वो हर कंपनी को देखती है कि जिन जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लिया था, क्या उस पैसे का वही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इसी को तो बोलते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड। अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है, इसके लिए लाइबिलिटी, लाइबल कौन होगा, प्रमोटर होगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, ब्रीच किया। क्योंकि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ना, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा जाता है कि हम आपसे जो पैसा यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, इस पैसे को हम यहाँ 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 डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम यहाँ यूज करेंगे। अगर उनसे अलग एक्टिविटी में यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोटर का, ठीक है। कई बार इनकॉर्पोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, मतलब क्या है, प्री का मतलब क्या है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब आएगा, हम सबको समझ में आएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि कंपनी के बनने से पहले की जितनी भी लायबिलिटी होती है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, वो अलग बात है कि कंपनी डिसाइड करके दे दे उसको पैसा, वो अलग है, बट अदरवाइज वो खुद पर्सनल लायबल होती है। अगर कंपनी बन गई है, कंपनी के अंदर जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रोस्पेक्टस के बेस पे किया था, अगर उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन किसका था बच्चों, प्रमोटर का था, और प्रमोटर ने इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उनका पैसा कहाँ से कवर किया जाएगा, वही प्रमोटर के जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वहां से इसको क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी से डैमेजेस को इनको कंपनसेट किया। क्लियर है, समझ में आया, छोटा सा टॉपिक था, और ये टॉपिक तभी आसान लगेगा जब तक आप हमारी स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे होंगे, तो है ना। तो चलो, हमारा फोर्थ पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट, एंड देन अब पहुंच जाते हैं रेमोडेशन, ये तो बिल्कुल छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी करते हैं।